बेनिफिट है। इतना भी अच्छा हम लोग आहार पे फोकस करते हैं, बिकॉज मैं डाइटिशियन हूँ तो ऑब्वियसली आहार, लेकिन आहार के साथ हम लोग बचपन से सुनते हैं दो चीजें की आहार और विहार। जो बिहार वाला कंसेप्ट है कहीं ना कहीं छूट गया है सारा। अभी हम कोई भी साइट खोलते हैं, गूगल फेसबुक कुछ भी, तो उस पर डाइट 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 इतना डाइट मतलब के बारे में आता है। तो सारा फोकस सिर्फ क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं पे चलता है। बट स्टिल हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, मेडिकल साइंस इतना डेवलप है, स्टिल क्यों इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? तो कहीं ना कहीं यही वाला जो आध्यात्मिक और हमारा साइकोलॉजिकल पोर्शन था, छूटा हुआ था, तीनों को नहीं लेके चलेंगे, आप कितना भी अच्छा खा लेंगे कोई फायदा नहीं। मैं बहुत अच्छी डाइट खाया, टेंशन में रहे, चिड़चिड़ करते रहे प्रेगनेंसी में, ना मदर हेल्दी रहेगी ना बच्चा हेल्दी रहेगा। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल मेरी खुद की है, मैं बता दूं, अगर मैं बहुत अच्छी मैथ्स में नहीं थी बचपन से, आई वॉज नॉट गुड, मेरा बायो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कोर मेडिकल नहीं क्लियर कर सकती थी बिकॉज अच्छा फिजिक्स वॉज नॉट गुड, तो जरूरी था। तो मेरे ना दिमाग में बैठ गया था कि चाहे जो हो मेरे बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मैंने 8-9 तक के मैथ सॉल्व कर ली थी और रीजनिंग करते रहती थी, एक ही काम था मेरा करते रहना। और टचवुड मतलब मेरा बच्चा बहुत अच्छा है मैथ्स में, और अभी उसने नेशनल ओलंपियाड क्लियर किया है, नेशनल के लिए अहमदाबाद जा रहा है और उसमें भी टॉप 4 में है वो। तो उसको जो प्राइज है उसमें ही विल गो फॉर नासा, फ्री टिकट मिलेगा उसको। तो मतलब सब हैरान होते हैं मेरे घर में कि अंशु का बेटा मैथ्स में इतना अच्छा। तो करते हैं हम लोग भी, और बस वही है, थोड़ा सा समय देना, बहुत ज्यादा नहीं। अपने विचार तो अपने हाथ में, खाना पीना तो फाइनेंशियल उस पर हमारा डिपेंड करता है। और ये भी फैक्ट है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन आहार पे इतना असर नहीं डालती। जो रूखा सूखा जो भी है, दाल चावल बेसिक खाना तो अब सबको मिल रहा है, ग्रोसरी सरकार की तरफ से भी मिलती है, यहाँ से PHR वगैरह जाता है, उसको खाएं, लेकिन प्रसन्न मन से खाएं, मन को शांत रखें। जिस वक्त बहुत चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आ रही है उस वक्त ना खाएं, थोड़ी देर पानी पी लें, शांत हो जाएं। और महिलाएं बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, नो डाउट, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं हम लोग अनावश्यक की, और गॉसिप करने की जो हैबिट है, तो कोशिश करें सिर्फ वो 9 महीने अपने बच्चे को दे दें। वो 9 मंथ्स तो जो हम देना चाहेंगे ना वही होगा। बाहर आते तो वो पूरे समाज से, और जो भी वैचारिक पोल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्लस एक वैचारिक पोल्यूशन होता है, जो थॉट घूम रहे, तरह तरह की आवाजें आती है ना, बच्चा सब लेने लगे। लेकिन जब तक पेट के अंदर है तो वो सिर्फ हमारे विचार लेगा। तो बेस्ट टाइम है 9 महीने, हम जो चाहे अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो माओ को ना ये बात जरूर कहा करिए कि खाना पीना तो है इम्पोर्टेंट, बट अपनी सोच को ना शांत रहो। कचकच और चिड़चिड़, मैं जानती हूँ घर की में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है, कहना बहुत आसान है, लेकिन बस ये है कि तुरंत शांत हुए। जिस भी भगवान को मानते, जिस भी धर्म को मानते, उसको एकदम याद करने लगे। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है, सबने किया होगा ये चीजें, तो प्लीज करें। और डाइट पे तो आई थिंक सर सबको पता है, आप लोग सब इतने एक्सपर्ट हैं, सब आगे डाइटिशियन ही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं बाल्यकाल से वैतरी परिवार से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से सारे रिचुअल्स हम लोग करते हैं। थैंक यू। तो से आपको यहाँ बुलाया गया और इसके ऊपर प्रवचन हुए, बच्चे को कौन हेलो आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बच्चे को कैसे हेल्दी रखा जाए, कैसे पॉजिटिव थॉट दिए जाएं, इसके ऊपर सभी वक्ताओं ने, जिसमें श्रीमती साहब ने भी अपने विचार प्रकट किए। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सबने बता दिया है कि मेंटल भी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए और स्पिरिचुअल, 3 है। मेंटल, मानसिक, फिजिकल, थोड़ा काम भी करना चाहिए, घूमना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और स्पिरिचुअल, जिस धर्म का भी आप वो करते हैं तो इसमें स्पिरिचुअल भी आपको थोड़ा सा उसमें पुट डालना है। और आपकी सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी स्वस्थ रखना है। अच्छे फूल पौधे पेड़ वगैरह जैसे भी हो, एक सुंदर इन्वायरमेंट में अगर आप रहेंगे तो बच्चे पे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है, गहरी गहरी सांस ले लीजिए तो गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। स्ट्रेस
रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, वो आप लोगों को पता होंगी कि क्या क्या स्ट्रेस रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं। आप स्ट्रेस रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं और अपने जो विचार हैं वो पॉजिटिव, मेनली पॉजिटिविटी आपके अंदर रखनी है कि हमें करना क्या है, बच्चे को बनाना क्या है, उसको ये बनाना है, उसके चित्र लगाने हैं, उनके ऊपर देखना है। तो एक म्यूजिक भी आप सुन सकते हो। आप छोटा साउंड म्यूजिक में अगर टेंशन वगैरह हो रहा है तो आप थोड़ा म्यूजिक साउंड से भी टेंशन काफ़ी कम हो जाता है। फिजिकली अगर आप उस स्टेज में नहीं है, थोड़ा घूमना फिरना, मामूली सा डांस, थोड़ा सा, जैसा नहीं उसे नुकसान हो जाए। नुकसान किसी को नहीं होता डांस से। तो कर सकते हो, मानो एक माहौल, खुशी वाला माहौल होना चाहिए। बिल्कुल। जो खुशी वाला माहौल आप बच्चे को दोगे तो बच्चे में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और जो बच्चा बाहर आएगा तो वो विद पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होगा, उसकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होगी, उसे पता है कि मुझे ये करना है, तो वो उसी टारगेट पे अपना निशान लगाएगा। गोली वहीं लगेगी, गोली इधर तो नहीं जाएगी। अगर उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, अगर उसमें दिमाग में उसके काफ़ी स्ट्रेस भरा हुआ है और वो सोच नहीं पा रहा है, माना उसके विचार कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो गोली वहाँ लगानी है तो वो कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी ऊपर जाएगी। तो वो आपको कंसंट्रेट रह के, अपने को शांत रख करके, अच्छी चीज़ें सीख करके, अच्छा खाना ले करके बच्चे को स्वस्थ रखना है। मेन पर्पज यही है इस डाइट। थैंक यू टू एवरीबॉडी। दूसरा, आज मैं थोड़ा समय आपका और लेना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने कैंसर प्रिवेंशन पर भी एक लेक्चर रखा है और हमारे डॉक्टर शशांक बंसल जो कि डीएम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो आए हुए हैं, और डॉक्टर शशांक बंसल अभी अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देंगे, जिससे कि आप फील्ड में जाके स्क्रीनिंग कर सकते हैं और कैंसर के कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके उपाय भी आप बता सकते हैं। स्क्रीन पे चलेगा क्या? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन पे। इस साइड आ जाएं बाकी लोग। बढ़िया। आप आती नहीं है तो अब तो भूल ही गई। तब तक सुन लीजिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ कैंसर के बारे में। आप लोग सुन लीजिए भाई, इधर आशा लोग सुन लीजिए। आशा मंडली को महिला मंडली में मत बदलिए इसको भाई। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, जिसमें कि हम 4 जो कैंसर हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें आपका ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है, और क्या है भाई? 4 कैंसर है ना जिसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल है, ओरल है, और नहीं लंग कैंसर का नहीं है। हमारे जो 4 स्क्रीनिंग करते हैं, एक कैंसर और है ना। अरे नहीं, तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल की तो हम करते ही हैं ना। ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं, एक स्क्रीनिंग और करते हैं। गलत ध्यान आ रहा है क्या? नहीं, लंग कैंसर की करते नहीं है बेसिकली, 4 उसमें। हाँ नहीं, वैसे जो एनसीडी कार्यक्रम है ना उसके अंतर्गत हम हाँ ओरल कैंसर करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो है इसमें वो की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ओरल कैंसर में क्या देखते हैं, क्या सिम्टम आप देखेंगे ओरल कैंसर में? जो हमारी CHO हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है स्क्रीनिंग के लिए, तो ओरल कैंसर में क्या देखेंगे आप? अगर ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे ओरल कैंसर में? ओरल कैंसर होता क्यों अधिकतर? हाँ, जो गुटखा वगैरह है, जो तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उनके खाने से जो है होता है। जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें भी जो है ओरल कैंसर हो सकता है, या जिनका बैड ओरल हाइजीन होता है उनमें भी हो सकता है। किसी इल फिटिंग डेंचर है, यानी कि दांत उबड़ खाबड़ है, या उसने आर्टिफिशियल डेंचर लगाया है, वो
सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है, उसमें भी ओरल कैंसर हो सकता है। तो लेकिन जो मेन कोज है वो टोबैको च्यूइंग जो है, जो चबाते हैं किसी फॉर्म में या सुरती या इस तरीके से लेते हैं, मेन कारण वो है। ठीक है, तो ओरल कैंसर में क्या सिम्टम होते हैं, आप मरीज आपको कोई बताएगा, आप जैसे फील्ड में जाते हो, क्या चीज़ बताएगा आपको लगेगा कि इसको ओरल कैंसर हो सकता है? पहले बात तो ये कि जो तम्बाकू खा रहा है या जो सुर्ती खा रहा है, ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं, तो उसको हर एक को, प्रत्येक को भेजना है आपको कि भाई एक बार जाकर के हमारी CHO को जो है वहाँ पे दिखा लें। ठीक है ना। और नहीं तो जो ऐसा कह रहा है कि साहब मेरा मुंह नहीं खुलता है, मेरे मुंह में सफ़ेद छाले हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए छाले हुए ठीक ही नहीं हो रहा छाला, ठीक है, सफ़ेद हो रहा है अंदर से मुंह, मेरा मुंह पूरा खुलता नहीं है, पूरा बात जो है ढंग में नहीं कर पाते हैं, पूरा मुंह खोल के बात नहीं कर पाते हैं, तो ये प्राइमरी लक्षण है कि मुंह पूरा ना खुलना और सफ़ेद रंग के छाले जो हैं वो मुंह के अंदर होना, जो बहुत दिनों से हो रहे हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो उनको ओरल कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि टोबैको च्यूइंग एक कारण है। अगर ओरल हाइजीन बैड है आपका, आप खाना पीना खाया, आपने चाय पी या आपने शराब पी या कुछ भी, या सिगरेट पी, उसके बाद कुल्ला नहीं किया तरीके से, ओरल हाइजीन आपने सही मेंटेन नहीं किया हुआ, आपको पायरिया है ना, वो भी ओरल हाइजीन पूरा होने से पायरिया डेवलप हो जाता है। तो उन लोगों में, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा कारण जिससे कि लगातार इरिटेशन हो रहा है म्यूकोसा पे, अगर म्यूकोसा इरिटेट हो रही है लगातार किसी भी कारण से, तो वो एबनॉर्मल उसकी जो है फिर ग्रोथ हो सकती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई भी इरिटेशन का कारण लगातार जो भी है, वो तम्बाकू भी क्या करता है, वो भी लगातार इरिटेट करता है हमारी ओरल म्यूकोसा को, तो वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। किसी के उबड़ खाबड़ दांत है, वो बताता है साहब मेरे बार बार जो है घाव हो जाते हैं, मेरा गाल कट जाता है और अंदर से कट जाता है खाना खाते समय, और ये मेरे लगातार घाव बना रहता है ना, तो उसमें देखिए उसके दांत उबड़ खाबड़ तो नहीं है जिसकी वजह से जो है उसको कोई घाव वो हो रहा हो, तो उसमें फिर वो डेंटल सर्जन को दिखाएगा जा करके। ऐसी किसी ने, आपने बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि गांव में लगवा लेते हैं, डेंचर लगवा लेते हैं, उसका कई बार वायर निकल रहा है वही चुभता रहता है उनको, या डेंचर सही नहीं होता है, वो इरिटेट करता रहता है, घाव बन जाता है उनके वहाँ पे, फिर वो घाव लेकिन लंबे समय तक चलता है तो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का कोई भी ऐसी आप शिकायत देखते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग करानी है। स्क्रीन करा करके CHO के पास जाएंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, फिर वो डेंटल सर्जन के पास में भेजेंगे या नाक कान गले वाले के पास में भेजेंगे, जो कि आगे उसको देखेगा और आगे उसको टेस्ट कराने के लिए उसको भेजा जाएगा। तो ये होगी ओरल कैंसर की बात। फिर आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में आप जानते हैं कि नॉर्मली जो है 40 साल की महिलाओं के बाद में ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, पर आजकल के समाज में या जिनको फैमिली हिस्ट्री रही है उनको 35 साल की उम्र के बाद भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग, गांठ कुछ भी आपको लगता है, या निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज, या तो कोई गांठ हो रही हो छाती में, है ना आपके, या आपके कोई निप्पल से कोई भी गंदा पानी किसी तरह का वो आ रहा है, तो वो उसके कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो कोई महिला कंप्लेन करती है साहब मेरे तो सूजन आ रही है, कोई गांठ मुझे महसूस हो रही है, या बगल में गांठ महसूस हो रही है, और या कहती है कि भाई निप्पल से जो है कोई डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, या कई बार घाव भी बन जाता है, निप्पल के ऊपर घाव भी बन जाता है। तो इस तरह की अगर कोई शिकायत कर रही है तो इसका मतलब उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आपको CHO के पास भेजना है, उसको स्क्रीनिंग करानी है, या आपके आसपास अस्पताल है सरकारी, उसमें भेजना है, उसको रेफर करना है, उसका फॉलोअप भी करना है, भाई तुम दिखा गया या नहीं दिखा गया, डॉक्टर ने क्या बताया, तो ये भी पूछना है। ठीक है, फिर उसमें जो होता है कि एक हम और सलाह देते हैं कि जो 40 साल से ऊपर की औरतें हैं वो रेगुलरली अपना जो है सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें। वो सिखाया भी जाता है, डॉक्टर साहब शायद आज बताएंगे यहाँ पे कि सेल्फ पाल्पेशन जो है, हम सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का कैसे करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के किस तरीके से हम जो है सेल्फ अपने दोनों हाथों से पाल्पेट करके ब्रेस्ट को देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल गांठ या स्वेलिंग तो हमारे उसमें नहीं है। तो महिला को रेगुलरली जो 40 साल से ऊपर की हो, महीने में एक बार अपना सेल्फ पाल्पेशन या सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो, उसकी भी सलाह आप लोग को देनी चाहिए, भी रेगुलरली उसको देखते रहें। तीसरा होता है हमारा सर्वाइकल कैंसर, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग थोड़ा सा सिम्टोमेटिक है अगर आपके फील्ड में, उसमें आप एग्जामिनेशन तो फील्ड में नहीं कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग मतलब आप देखोगे कि महीने के बीच में उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको कि मेट्रोरेजिया कहते हैं, मेट्रोरेजिया बोलते हैं ना, मेट्रोरेजिया कहते हैं। इंटरमेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है, मेंसेस के बीच में जो ब्लीडिंग होती है, तो पहला लक्षण वो है। दूसरा लक्षण है डिस्पेरिनिया। डिस्पेरिनिया होता है कि पेनफुल इंटरकोर्स, है ना, तो उस समय संपर्क के समय पे वो दर्द होता है, बहुत उसको महसूस होता है, तो
तो ये दो लक्षण हैं, डिस्पेरिनिया और मेट्रोरेजिया। जो तो अगर कोई इस तरह की शिकायत करती है महिला आपको, तो इसका मतलब उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो उसको स्क्रीनिंग के लिए आपको भेजना है। उसकी स्क्रीनिंग हमारे यहाँ आप जिला चिकित्सालय भेजिए, यहाँ स्क्रीनिंग उपलब्ध है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये भी आफ्टर नॉर्मली जो है सर्वाइकल कैंसर भी 40 ईयर्स के 35-40 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है। ब्रेस्ट कैंसर भी 40 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का 2 महिलाओं में आपको इसमें ध्यान रखना। बाकी ओरल कैंसर है, और तीसरा होता है और चौथा होता है, मैं हालांकि एनसीडी में कैसे ध्यान आया 4 करते हैं स्क्रीनिंग, पर अगर हम लंग कैंसर की बात करना चाहें तो लंग कैंसर अधिकतर आपको पता है कि जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें होता है। हालांकि नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है, उसके और भी कारण हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो स्मोकर्स हैं उनमें ही ये होता है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर में आप देखोगे कि क्रॉनिक कफ है ना, जैसे हम टीबी की बात करते हैं कि 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी हो सकती है, इसमें भी क्रॉनिक कफ मिलेगा। पर टीबी में क्या होता है, बलगम निकलता है, इसमें अधिकतर ड्राई कफ रहता है, ठीक है। तो जो लंग कैंसर होगा अधिकतर ड्राई कफ होगा, या जब उसमें आएगा बलगम तो खून आता है ना। तो जब अगर बलगम आएगा तो वो खून के रूप में आता है, एकदम फ्रैंक, काफ़ी ब्लड उसमें आता है। छाती में टाइटनेस हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है उसको, ये तो बाद के लक्षण है। पर शुरू में ड्राई कफ रहना, उसका वजन कम होते जाना, हल्का फीवर भी उसको हो सकता है, ठीक है। और उसकी अगर हिस्ट्री है कि भाई ये बीड़ी सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है ना, तो उसको जो है आप जो है उसको रेफ़र करिए उसको संबंधित डॉक्टर को। तो जो उसमें जो हम देखते हैं अपने आसपास, ये 4 तरह के जो कैंसर हैं, जैसे मेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर, और फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, वो हमारे यहाँ कॉमन है। तो इसमें भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, फील्ड में इस तरह की कोई शिकायत आपको बताती है तो उसको अस्पताल में रेफर करना है। बाकी डॉक्टर शशांक हैं, वो बताएंगे आपको डिटेल में उसके ऊपर प्रेजेंटेशन है। तो थोड़ा ध्यान से इधर आ जाइए, बाकी लोग तो 5 मिनट खड़े हो जाइएगा, इधर आ जाइए, जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इस साइड आ जाइए, आप लोग देख लीजिए। 5 मिनट का है प्रेजेंटेशन, तो देख लीजिए। डाउनलोड नहीं हो रहा क्या? हाँ जी, अच्छा, मैं अभी ऑफिस में पहुँच। सुप्रभात। और आदरणीय पीएमएस सर, सीएमओ सर आदि गणमान्य जो यहाँ पे उपस्थित हैं, बट आप सभी आशा बहनें, और आप सभी को देख के मेरा मन काफ़ी प्रफुल्लित है। ये नारी शक्ति जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है उससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, और इसी उत्साह के लिए मेरा मन कर रहा है सब एक बार जोर से बोलेंगे मेरे साथ, जय माता दी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, जय माता दी। सिर्फ हमने कह दिया जय माता दी, इससे काम नहीं चलेगा। असल में माताओं बहनों की जय कब होगी? असल में माताओं बहनों की जय कब होगी बताइए? जब ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार। जब तक परिवार स्वस्थ नहीं होगा, जब तक महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी। तो इसलिए एक बार फिर से सिर्फ अपने आप सब लोग अपने लिए एक बार बोलेंगे जय माता दी। हम सभी तभी स्वस्थ रहेंगे जब हम अपने आप को अच्छी तरीके से अच्छा खान पान व अच्छा लाइफस्टाइल रखें। जैसे अभी भी आपको खान पान के बारे में काफ़ी बताया गया कि सारी बीमारियों की जड़ ना पेट से ही चालू होती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ व्यवहार रखेंगे, तो ऐसी भयावह बीमारी जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कैंसर, तो ऐसी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। ये बीमारी कहीं शरीर के बाहर से नहीं आ रही है, ये हमारी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली जो हम जी रहे हैं आजकल, उसी के द्वारा उत्पन्न ये बीमारी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैंसर होता क्या है। आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है क्या? इसमें समझाया गया हो, कोई बताएगा मुझको? कोई भी एक बहन, कोई भी एक। बहुत सिंपल है, कोई समझा रहा है, कुछ लोग बैठे हैं। टीचर्स समझा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब तक अध्यापक क्लास में है तब तक
जो शिष्य है वो काफी नियंत्रित रहता है ना, शांत रहते हैं, शोर नहीं मचाते। अब जैसे ही टीचर बाहर, तो क्या हुआ, शोर शराबा, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई क्लास से भग गया कैंटीन में या प्लेग्राउंड में। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे टीचर इन स्टूडेंट्स पे नियंत्रण रखे हुए था, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो एक नियंत्रण के अंदर काम करती हैं। वो नियंत्रण कहाँ से आता है, डीएनए, जीन्स, इन सब चीज़ों से वो शरीर के सेल्स के अंदर नियंत्रण स्थापित होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर से वो नियंत्रण हट जाएगा तो हमारी सेल्स भी एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगी, जो नॉर्मल बिहेव नहीं करती हैं, और एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगे, और एबनॉर्मल सेल्स को ही हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। जैसे महिला है, इसके अंदर ये सेल्स है, काफ़ी खुश हैं क्योंकि इसके अंदर रेगुलेशंस में है। अब एक बार रेगुलेशन हटा तो ये सारी फिर दर्दनाक रूप लेने लग गई। जो स्माइलिंग थी अब वो उदास हो गई, और अपनी जो नॉर्मल प्रकृति है उसको छोड़ के ये एबनॉर्मल हो गई, जिसको हम मैलिग्नेंसी बोलते हैं। मैलिग्नेंसी को या कैंसर को डिफाइन करते हैं हम बायोलॉजिकल भाषा में, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव, ऐसी ग्रोथ जो कि सामान्य नहीं हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अत्यधिक ग्रोथ हो रही हो, और जो हमारे वश में नहीं हो, जो हमारे जीन्स या डीएनए कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वैसी ग्रोथ। तो शुरुआत में तो ये सेल्स जो हैं एक शरीर के भाग में रह के अपना एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाती रहती हैं, बर्ताव दिखाती रहती हैं, फिर वही सेल्स जो हैं वो एक जगह से उठ के शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाती हैं, और जब वो सेल एक भाग से निकल के शरीर के अन्य भागों में पहुंचने लगती है तो हम बोलते हैं कि भाई इसका तो स्टेज 4 कैंसर हो गया, इसके शरीर के अन्य भागों को भी इन्वॉल्व कर दिया, अब ये लाइलाज बीमारी हो गई है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरे विश्व में, न कि केवल भारत में, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज़्यादा कैंसर होता है तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। और ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, मतलब पूरे लाख में से एक ही केसेस रहता है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा रहता है। तो इसलिए प्रमुखता ये महिलाओं का कैंसर है, लेकिन पुरुष में भी हो सकता है। तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि, और साइन और सिम्टम्स कैसे आते हैं। तो बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बचपन में हमने पढ़ा होगा ना, चिकना घड़ा या फिर मीठी छुरी टाइप के जो दोस्त होते हैं ना, जो हमारे पीछे पीछे हमारे बारे में गलत बोलते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता और समय आने पे धोखा दे देते। तो वो ऐसा ही है, ये ना शरीर में पड़ा रहेगा, कोई गठान छोटी सी पड़ी रहेगी बट दर्द नहीं करेगी, और जब तक मर्द या महिला को दर्द नहीं होता तब तक डॉक्टर के पास आते नहीं हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता है ना, ऐसे ही है, जब तक मर्द को दर्द नहीं होगा तब तक मर्द डॉक्टर के पास नहीं आएगा। और डॉक्टर के पास गलती से आ भी गया और डॉक्टर ने बोल दिया तो हमें तो कुछ हो सकता है, तो बोलता है डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है यार, ये तो हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बट ये जो है ना, ये बीमारी ऐसी है, आपके शरीर में कोई छोटी सी गठान या कोई छोटा सा चेंज रहेगा, और वो लंबे समय 1 साल 1.5 साल तक वैसा ही बना रहेगा, कोई भी तकलीफ नहीं देगा आपको। और फिर जब ये अपना विकराल रूप स्थापित कर लेगा शरीर के अंदर, तब ये तकलीफ देना चालू होगा, और तब आपको डायग्नोस होगा, और डायग्नोस होकर आप बोलोगे यार हमको तो 1 महीने से ये परेशानी हुई और 1 महीने में स्टेज 4 ऐसा चला गया। जबकि वो प्रोसेस जो है आपके शरीर में काफ़ी लंबे समय से चल रही होगी, बट हमको पता नहीं रहती है। तब इसके लिए आप बोलोगे डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं, तो उससे पहले हम जानते हैं ये दिखता कैसे कैसे है, फिर डिस्कस करेंगे हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो ये आज आप जैसे आशाएं बहनें हैं, अगर आप आशा जो है वो घर गांव की बहू या बेटी रहती है, तो आपके पास कोई महिला आती है जो कि हमको स्तन में कोई गठान है वो बताती है, उसमें से एक, इसको बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें से कोई सा भी ऐसा आपको दृश्य दिखाई देता है तो आपको ज़रूर संदेह करना चाहिए कि उसको कैंसर हो सकता है। भले ही आप मरीज से नहीं बोलो कि आपको कैंसर है कि नहीं, क्योंकि पहली बार आप बोल देंगे तो वो डर जाएगा। तो आप उसको लेके आइए और स्वास्थ्य जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनसे मिला के फिर आगे उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अच्छा, अब इन सब में से भी देखेंगे आप, ये वाला जो है ये मोस्ट कॉमन है, इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी दिखाई दे रही है क्या? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो तो लाइन खींची हुई है बस, कुछ भी नहीं है, साधारण नॉर्मल है। ऐसे ही नॉर्मल ब्रेस्ट मिलेगा जिसमें एक छोटा सा लंप होगा या छोटी सी गठान होगी जो कि बिल्कुल दर्द नहीं करेगी, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और वो धीरे 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 करके बढ़ती रहेगी, या वो तो ऐसा रूप ले सकती है, बढ़ने के बाद ऐसा रूप भी ले सकती है और ऐसा रूप भी ले सकती है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ों के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। और आप बोलेंगे कि साहब कि मूलतः ये जो है 50 साल से ऊपर की महिलाओं को होता है, लेकिन आजकल ट्रेंड ये है कि हम देख रहे हैं कई महिलाएं जो 30-35 साल की उम्र की हैं या 45 साल की उम्र की है, उनमें भी इस प्रकार की बीमारी पता चल रही है। तो अगर आपसे बोले कि भाई स्क्रीनिंग कब कराना, तो आप बोल सकते हैं कि 40 साल के बाद आपको चेक करना चाहिए, और 40 साल के बाद ऐसा कोई लंप महसूस हो रहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ खतरनाक हो। बट अगर उससे कम एज में भी हो रहा है या कम उम्र में भी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि 0% चांस है, आपको उसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन, या फिर हम बोले कि मेन किस किस को डॉक्टर के पास आना चाहिए, कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर आपको लगती है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो पहली प्रमुखता से जैसे मैंने बोला कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, एज 40 साल से ज़्यादा हो, जिसका वजन ज़्यादा हो, हार्मोन पिल्स ले रहे हो, कोई स्मोकिंग, अल्कोहल। ठीक है, सुना हुआ है, हालांकि सौभाग्य नहीं आज कॉल आ रही है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। कोई तंबाकू या मदिरा का सेवन करना, 30 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण करना, या 30 साल की उम्र के बाद शादी करना, ये एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है या फिर कैंसर होने की संभावना ये बढ़ा देता है। दूसरा, माहवारी का, अगर माहवारी जो है आपको 12 साल से कम की उम्र में शुरू हो रही है या 55 साल की उम्र से ज़्यादा चल रही है, तो ये अगर कंडीशन आपके साथ एसोसिएटेड हैं तो आपको इस बीमारी का होने का खतरा ज़्यादा है। ये नहीं कि 100% हो ही जाएगी, बट रिस्क यानी कि संभावनाएं बढ़ जाएंगी, तो आप लोगों को उसके लिए सावधान रहना है। अब इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके बचाव के लिए एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, जैसे भी हमने डिस्कस किया, अपना खाना पीना ठीक रखना है, व्यायाम करना है, और स्मोकिंग और अल्कोहल यानी कि मदिरा और धूम्रपान से दूर रहना है। अगर आपके पास कोई खड़ा होके भी धूम्रपान कर रहा है तो आप वो जो धुआं है उसको आप इनहेल करते हैं, और 37 से 40% तक महिलाएं होती हैं जिनको पता ही नहीं रहता है, उन्होंने कभी जीवन में स्मोक नहीं करा होता, लेकिन उनके हस्बैंड या घर में ससुर जी हैं या दामाद जी हैं, अगर वो कर रहे हैं स्मोकिंग, तो उनका धुआं वो इनहेल करके और उनमें ऐसे कैंसर के लक्षण आ सकते हैं। तो 37 से 40% तक महिलाएं ऐसी हैं जिनमें कैंसर हुआ, बट वो कभी स्मोक नहीं करा, लेकिन उनके घर में कोई स्मोक करता था। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है, जो स्मोक कर भी रहा तो उसे मना कर दो, उस एरिया से या तो दूर हो जाओ, और बच्चों को दूर रहना है, दूर रखना है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन कैंसर या फिर जो दूसरे नंबर का कैंसर है जो हम देखते हैं बहुत अमूमन रूप से, और जो आप बहुत ही आसानी से अपनी गांव में चेक कर सकते हैं, वो है ओरल कैविटी कैंसर। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो ओरल कैविटी यानी कि मुंह का जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा एशिया में है, एशिया में भी सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और इंडिया में भी देखें तो इस पार्ट में बहुत कॉमन है। उसका कारण क्या है, ये सब चित्र जो आप बहुत ही अवगत होंगे, हर दुकान में आपको दिखा होगा ऐसा, दिलबाग पान मसाला, पान, गुटखा, ये सब चीज़ें, इसी के कारण ये कैंसर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से होता है। 85% जो चांसेस हैं कैंसर होने के ओरल कैविटी के, वो इसी से ही है। 15% आनुवांशिक भी हो सकते हैं। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो ये लीजन आपको देखने में बड़े गौर से, अगर किसी की ज़बान में लंबे समय से ऐसा सफ़ेद रंग का लीजन है या फिर कोई ऐसा निशान है तो उसको सावधान रहना चाहिए। ऐसे लाल रंग का कोई मांस बढ़ रहा है या फिर लालिमा आ रही है ज़बान में, तो उसके लिए सावधान होना चाहिए। ये एक छाला है जो अमूमन हर किसी को हुआ होगा, लेकिन ये छाला जो कैंसर का रहता है ना, वो दर्द नहीं करता है, बिल्कुल दर्द नहीं करेगा, सालों और महीनों ऐसे ही पड़ा रहेगा, धीरे धीरे साइज में बढ़ता रहेगा। बट वही, जब तक मर्द को दर्द नहीं होगा डॉक्टर के पास नहीं आएगा। छोटा मोटा फार्मेसी से दवाई खा लिया, और दवाई खा के फिर दर्द नहीं हो रहा, काम चल रहा है तो चला रहा है। लेकिन इससे सावधान रहना है। किसी को भी ऐसा कोई छाला आपको मुंह में दिखता है जो कि 1 महीने से ज़्यादा समय से ऐसे पड़ा हुआ है और दर्द नहीं कर रहा है, तो बहुत ही सस्पिशियस है और उसको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा
अब दूसरी चीज़ आप पूछेंगे डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कैसे होता है क्या होता है, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जानकारी ही बचाव है और इसके लिए हम सबको स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग क्यों, जो मैंने पहले भी बताया कि कैंसर की जो गठान है बिल्कुल दर्द नहीं करती है, पता नहीं चलता है आपको, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बीमार हैं। लेकिन फिर भी आपको साल में या 2 साल में एक बार आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और स्क्रीनिंग करानी है। स्क्रीनिंग में क्या क्या करा सकते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर स्क्रीनिंग करनी है तो आपसे अच्छा आपके शरीर को कोई नहीं जानता। आप स्वतः ही अपने आप को देखिए, आईने में देखिए, छू के देखिए कहीं कोई गठान महसूस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई गठान या फिर कोई लालिमा या फिर कोई पानी निकलता हुआ दिखता है आपको स्तन से, तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। उसके अलावा आप सेल्फ स्क्रीनिंग की जगह मैमोग्राफी भी करा सकते हैं, जो अपने यहाँ हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सर के माध्यम से हो रही है अभी पेशेंट्स के लिए। तो कोई भी महिला जिसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा की है, हर 2 वर्ष में एक बार मैमोग्राफी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हमको गांठें जो दर्द नहीं करती हैं या फिर जिसका कोई सिम्टम नहीं आ रहा है वो पता कर सकता है ये। और ये हमारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होती है या फिर मिनिमम चार्जेस में होती है। तो ये मैमोग्राफी की जांच हर महिला को 45 वर्ष के ऊपर की उम्र जिसकी है उसको हर 2 साल में एक बार करानी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इन लीशंस को जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा, अगर मैमोग्राफी में कुछ सस्पिशियस या फिर कोई भी ऐसा संभावित लीजन नज़र आता है तो फिर आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको रिपोर्ट को पढ़ के बताएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, दोबारा से इसकी बायोप्सी करनी है या फिर इसकी आगे जांच करनी है, ऑपरेशन करना, जो भी करना हो डॉक्टर देख के बता देगा आपको। सिमिलरली जैसे ब्रेस्ट के लिए था वैसे ओरल कैविटी के लिए है। इसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। जो भी मैंने आपको अभी फ़ोटोज़ दिखाई उन फोटोज से मिलता हुआ कोई भी आपको जीवा में या जीवा के नीचे आए दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी ऐसा कोई निशान नज़र आता है तो आप उसको स्वतः देखिए मिरर में। रोज़ सुबह जब भी आप अपना दातून या ब्रश करती हैं उस समय मुंह खोल के शीशे में उसको देखिए चेहरे को, और उसमें कोई भी ऐसा संभावित चिन्ह जो मैंने अभी दिखाए फोटोग्राफ्स उसमें से ऐसा कुछ नज़र आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। नहीं नज़र आता है तो बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ही आपको ये सब जांच करनी होगी। एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग बहुत पूछते हैं, डॉक्टर साहब की कैंसर हो जाता है जब तो डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी, और हमको डर लगता है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाएगा। तो बायोप्सी से कैंसर नहीं बढ़ता है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत ही शरीर को हानि पहुंचा सकती हैं, तो इसलिए हमको 100% जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में ये कैंसर है कि नहीं है। अगर है तो किस प्रकार का कैंसर है, उसके लिए बायोप्सी अति आवश्यक है। ये किसी भी रूप से आपके कैंसर को बढ़ाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कैंसर की गठान में दर्द नहीं होता है। जब भी हम बायोप्सी करते हैं तो उसके बाद हल्का हल्का दर्द पेशेंट को चालू हो जाता है, तो उससे पेशेंट को लगने लगता है कि मेरा कैंसर तो बढ़ गया। पहले तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, उसने बायोप्सी कर दी। पहले तो मैं ठीक ठाक चल रहा था, खा पी रहा था, जब से बायोप्सी हुई है दर्द और हो गया है, तो ठीक होने की बजाय मैं तो बेकार हो गया है और परेशानी बढ़ गई। तो इसके कारण पेशेंट को लगता है कि मेरा कैंसर बढ़ गया है, लेकिन वो होता नहीं है। और उसके शरीर के अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है, जो घटनाएं घट रही होती हैं, वो अति विकराल हैं, इसके कारण इससे ज़्यादा विकराल हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और बायोप्सी के लिए आप बिल्कुल गो हेड जाइए। कोई भी अगर महिला आपसे पूछती है कि हमने बायोप्सी कराया उससे बढ़ गया, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। दूसरा आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी है, आपने बता दिया, कोई ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे हम इस बीमारी से बच सकें? तो सारे कैंसर के लिए तो नहीं, लेकिन गर्भाशय का निचला भाग जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर HPV वायरस से होता है। इसके लिए हमारे पास टीका है। तो टीका जो है 9 से 14 वर्ष की उम्र की महिलाओं को या लड़कों को या बच्चों को, और
15 से 26 साल की बच्चों को भी 9 से 26 साल तक मान के चलिए, इस एज ग्रुप में जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको ये टीका लग सकता है। और अगर इनको लगता है तो सर्विक्स, जो गर्भाशय के नीचे वाला भाग है, उसका कैंसर होने से संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो एकमात्र यही एक वैक्सीन है जो गर्भाशय के कैंसर को बचाती है। उसके अलावा सारी जो कैंसर हैं जो हमने डिस्कस करे, जैसे स्तन का कैंसर और ओरल कैविटी यानी मुंह का कैंसर, उसके लिए हमको स्क्रीनिंग ही करानी है। स्क्रीनिंग कराने के लिए आप अगर 40 वर्ष से या 45 वर्ष से ज़्यादा हैं तो हर 2 साल में मेमोग्राफी कराइए। और ओरल कैविटी के लिए स्वतः ही आप मिरर में देख के या आईने में देख के उसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से बस इतना ही। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सर विदाउट कैंसर भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस कई महीने नहीं, इनफैक्ट साल से टंग वाइट हो, थिकन हो? हाँ, तो और वो बहुत एक तो ज़्यादा फंगल ज़्यादा- इन्फेक्शन रहता है और उसको ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो कंडीशन है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मैलिग्नेंट माने कि वो मैलिग्नेंसी नहीं है, मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है कैंसर कॉज करने का। कितना पोटेंशियल है? तो 1 to 1.5% पेशेंट, जैसे 100 मरीज हैं तो उसमें से 1 से 1.5 मरीज जो है उसमें वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा, 99 में ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। बट वो होता है यही कैंसर, ये तंबाकू और ये सब चबाने में। नहीं, मतलब मेरे पास है ऐसे लोग एक तो जो सालों से उनका बहुत ही मतलब एकदम थिक टंग और वाइट, लेकिन वो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस है, वो भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है और उसमें 2 से 2.5% चांस है कि पेशेंट को कैंसर हो जाए। ट्रीटमेंट उसका तो बहुत ही मुश्किल है बेसिकली। एक बार सबसे पहले तो आपको तंबाकू छोड़ना होगा, नॉन टोबैको कंज्यूमर है तब भी तो फिर उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। नॉर्मली नहीं होता ये, डेंटल ट्रॉमा से हो सकता है। मतलब डेंटल उसको फिजिशियन को कंसल्ट करना रहता है या स्किन या ईएनटी ENT? ईएनटी डॉक्टर। और सर आपने वैक्सीन जो बताया हाँ। सभी को लगनी होती है 9 से 14 या फिर सबको लगवा सकते हैं, बिल्कुल बालक बालिकाएं सबको। 9 से 14 इसलिए 9 से 14 में 2 डोजेज लगती हैं, 0 और 6, और 15 से 26 में 3 डोजेज, 0, 2, 6। तो ये रूटीन में जैसे आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है जैसे 9 से अब बढ़िया है, बट डिसाइड तो ऊपर वाले करेंगे वो आ जाए। बट ये अवेलेबल है और भारत सरकार इसकी कोशिश कर रही है कि इसको रूटीन में लाया जाए। 13 साल का जो टीका है वो तो हाँ। शायद 9 से 14 वर्ष में एक लगता है, तो भारत सरकार कोशिश कर रही है, बट अभी तक है नहीं। हो सकता है आने वाले वर्षों में हो जाए। वैसे आप लोग सभी सर्वाइकल कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे प्रजनन करते वक्त या तो खून आना, या फिर महिला है पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि माहवारी बंद हो चुकी है, माहवारी बंद होने के 1-2 साल बाद अगर खून महीने के रास्ते से खून आ रहा है, या फिर आपको लंबे समय से पीठ में या कमर में दर्द है, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। या फिर आपको सफ़ेद पानी का रिसाव हो रहा है महीने के रास्ते से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी कि ज़्यादातर समय ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन कैंसर भी इसी लक्षणों के साथ प्रेजेंट करता है। और सर जी 26 तक तो सर्वाइकल के लिए लग जाएगा, 26 के बाद के लिए बचाव कैसे बचे? बेसिकली क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस से होता है। 26 ईयर्स तक कट ऑफ रखा है, बट आइडिया इज बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी ये लग जाना चाहिए। उसके बाद अप टू 45 ईयर्स तक आप लगवा सकते हैं, लेकिन एफिकेसी इज लेस। मान लीजिए एचपीवी की काफ़ी सारी स्ट्रेन्स होती हैं, 16, 18, 6, 11, तो और अभी नोनावेलेंट वैक्सीन आ गई है जिसमें 9 स्ट्रेन्स हैं, तो उसमें से अगर 1 या 2 स्ट्रेन से ही आपको इन्फेक्शन हुआ है तो बाकी सारी स्ट्रेन्स उसमें कवर हो जाएंगी, बट इफेक्टिविटी उसकी कम रहती है। दैट्स वाई हम रूटीनली रिकमेंड नहीं करते हैं। तो फीमेल्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या फिर हाइजीन जिनकी मेंटेन नहीं रहती है, अब गवर्नमेंट के मदद से हम लोग फ्री सैनिटरी पैड्स आप ही लोग के द्वारा माध्यम से महिलाओं को मिल रहा है, तो उससे ये वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी डिक्रीज हो गया है। और खुशी की बात ये है, और इन सब इसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है कि जो सैनिटरी पैड्स महिलाओं को प्रोवाइड कराए गए,
ये एकमात्र कैंसर ऐसा है जिसका इंसिडेंस 1,10,000 से कम होके 99,000 बचा है। ये आप सबके लिए एक ताली बजा के मैं तो क्लैपिंग करना चाहिए, जो आपने मुफ्त में और या कम प्राइस में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे हैं, उनसे हाइजीन इम्प्रूव हुई है और इस बीमारी का इंसिडेंस कम हुआ है। बट हम इसको ज़ीरो नहीं कर पाए हैं, उस सब के लिए अभी तो महिलाएं वैसे ही बिल्कुल आती हैं। तो उसको भी हमको इम्प्रूव करना है। स्वस्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।